जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स द वर्ल्ड हिस्ट्री। किस प्रकार तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री को इफेक्ट किया। पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन। वैसे हम कहें तो हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें देश को आज़ाद कराया, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे बड़ा मोटिवेशन और तो क्या हो सकता है। इसीलिए मैं भगत सिंह की ही चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब वह जेल में थे तो उन्होंने इन चंद लाइनों को लिखा था जब उन्हें फांसी होने वाली थी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे मरने के बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तो जिस प्रकार इन क्रांतिकारियों ने अपने देश, इस मिट्टी के लिए अपने देश को न्यौछावर कर दिया। आपको और थोड़ी जानकारी दें तो हम जानकारी के लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का एकमात्र आदमी जिसका फांसी से पहले 4 किलो वजन बढ़ा हो तो सरदार भगत सिंह। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ और चलो आपको थोड़ा मोटिवेशन और दे देते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक हौसला सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक और, मेरी मंजिल अभी बाकी है, मेरी मंजिल अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तहां अभी बाकी है। नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अब शुरू करते हैं कि हाउ द टेक्नोलॉजी, द न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर्स, द न्यू टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ war, for example, the cannons, the swords, the ship, the warships influence the world history. As we study about the world history, firstly we know that the European countries have conquered the whole world. तो कहने का मतलब यूँ है कि भाई दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी ने राज किया तो वह यूरोपियन कंट्रीज, जैसे हम इंडिया वालों पर किसने राज किया, अंग्रेजों ने। ऐसे ही फ्रांस, पुर्तगाल, डच, नीदरलैंड वाले, इन लोगों ने भी दुनिया को क्या किया, परेशान किया। हर जगह यार लोग घुस जाते और वहाँ पर लूट मचाते। तो दुनिया को लूट मचाने की कुछ फिक्स तारीख हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ है सब काम, तो देखो एज वी नो दैट, जैसे कि अपना ये चाइना है। क्या है? चाइना। तो चाइना के अंदर आप सिल्क रूट्स जानते हो कि मतलब ऐसे सिल्क रूट्स का मतलब आज अपन जिसे कहें कि अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, जहाँ से अपनी ट्रकें जा रही हैं। ऐसे सिल्क रूट्स हुआ करते थे चाइना में, जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर करते थे। क्या मतलब सिल्क रूट्स का मतलब, जैसे कि आज हम अपने सड़कों पर आलू, प्याज, हर प्रकार की रॉ मटेरियल, या तो सब्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, वो आप क्या करते हो, सड़क पर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते देखते हो। उसी प्रकार पहले ज़माने में सिल्क रूट्स हुआ करते थे, जिन सिल्क रूट्स पर क्या होता था, सारा सामान क्या होता था, कारवां के रूप में बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती, जिसमें बहुत सारा सामान व्यापारी ले जाते थे। और सिल्क रूट नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें सिल्क मैन होता था। मतलब जैसे कि आज आप सबसे महंगी चीज़ों में सोना, चांदी, इन चीज़ों को जानते हो, तो उस ज़माने में महंगी चीज़ों में सिल्क, ये बहुत ही महंगी चीज़ें होती थी। और चाइना का सिल्क की डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे वो अपने एज ए स्टेटस सिंबल था सिल्क का कपड़ा पहनना। तो जैसे आज आप हर सड़क पर टोल टैक्स देखते हो, उसी प्रकार हर राजा चाहता था कि उस सिल्क रूट पर क्या हो, उसका कब्जा हो। जैसे आप टोल टैक्स में जाते हो, तुरंत आपको मांगता है भाई सर सिंगल का 50 रुपया पर्ची का, डबल आप वापस 2 बार घूमोगे तो 100 रुपया।
तो वो क्या है, एज आपसे क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, किसका, सड़क यूज करने का। उसी प्रकार राजा लोग भी ये चुंगी नाका लगा देते, भाई ऐसा ही टोल टैक्स पे रुको, पहले हमें अपना भुगतान दो। तो लेकिन उस समय में भुगतान इसलिए भी दिया जाता था कि आप हमारी टेरिटरी से गुजरोगे तो आपको किसी भी प्रकार का चोर डाकू से हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब जब तक आप हमारी राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाते तब तक की हमारी गारंटी है कि आपके सामान को कोई टच नहीं करेगा। सिक्योरिटी टैक्स कह सकते हो उसको आप। तो उसी प्रकार हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का जो सिल्क रूट है, जो यूरोप को क्या पहुंचाता था, सिल्क पहुंचाता था। कहां से गुजरता था, तुर्की से। तुर्की से एक रास्ता है जो कि आपका किसको कनेक्ट करता है, यूरोप को, जिसका नाम है इस्तांबुल। ये रहा तुर्की देश और ये इस्तांबुल। तो जब ओटोमन साम्राज्य ने किस पे कब्जा कर लिया, यूनान पर हमला कर दिया, ग्रीक पर हमला कर दिया, इटली देशों पर हमला कर दिया, उस वक्त इस इस्तांबुल पर किसने कब्जा कर दिया, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य का मतलब मुस्लिम साम्राज्य। तो जो यूनानी विद्वान थे, जो कि आपके ग्रीक में इसमें रहते थे, यूनान मतलब ग्रीक, अपने जैसे इटली जो आज है वो, तो यूनानी विद्वान अपनी सारी पांडुलिपियां, मतलब सारे पुस्तकें, बड़ी बड़ी किताबें जिनमें ज्ञान था, वो कहां पर लेकर भागे, यूरोप में। तो यूरोप में देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ कि एक पिछड़े गांव में आप जैसे स्कूल खोलते हो, तो उस स्कूल खोलने से उस पिछड़े गांव में क्या होती है, शिक्षा की, जैसे मानते हैं कि आज वो गांव पिछड़ा है, लेकिन आने वाले 25 साल में वो गांव पिछड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर एक स्कूल खुलने की वजह से वहां पर क्या, शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रसार होने से वो पिछड़ा हुआ नहीं रहता है। आप यूं कह सकते हो कि यूनान से निकले विद्वानों ने कहां पर, पूरे यूरोप में अपना ज्ञान फैलाया। क्यों, क्योंकि वो अपनी सारी पांडुलिपियां, सारा ज्ञान लेकर कहां, पूरे यूनान में, मतलब पूरे यूरोप में फैल गए। देखो, हम कहते हैं कि जिससे कि आपको आज सड़क पर हर इंसान अपने आप को क्रांतिकारी कहता हुआ मिलेगा कि मैं भी क्रांतिकारी हूँ भाई, मैं बदलाव ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, फलाना ढिंग कर सकता हूँ। आपको सड़क पे चलता हुआ आदमी भी कह देगा कि भाई मैं बदलाव ला सकता हूँ। देखिए, बदलाव विद्वान लाते हैं, अनपढ़ नहीं। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था किसका, अंग्रेजों का, तो अनपढ़ को पता ही नहीं था कि भाई चल क्या रहा है। पता किसको था, भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह आपके बीएससी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, यह उर्दू से पीएचडी कर रखी थी। आपके चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, यह एमए थे। तो उस जमाने में एमए पीएचडी होल्डर्स थे ये लोग। तो आपके खुद के महात्मा गांधी एक बैरिस्टर वकील थे, और जिन्होंने यूरोप में पढ़ा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई की थी। आपके सुभाष चंद्र बोस आईएएस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश की सेवा में लग गए। तो अब क्या हुआ कि भाई पूरे यूरोप में कौन फैल गए, आपके विद्वान। जब विद्वान फैलेंगे वो विद्वता फैलाएंगे। तो जिस प्रकार एक गांव में एक स्कूल की स्थापना होती है तो उस गांव के अंदर शिक्षा का प्रसार होता है, उसी प्रकार यूरोप के अंदर किसका प्रसार हुआ, मैथमेटिक्स, साइंस, किसी भी प्रकार का लॉजिक, अलग अलग विषय सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इन सभी दार्शनिक, ये सभी दार्शनिक कहाँ गए, फिलोसोफर्स वहां पर गए। तो वहां पर ज्ञान का प्रचार हुआ। तो जैसे ही तुर्की ने किस पे कब्जा कर लिया, इस्तांबुल पर, तो यूरोप में आने वाले गुड्स की सप्लाई बंद हो गई। भाई एग्जाम्पल के लिए दें कि भाई हमारा जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर आप हाईवे नंबर 8 को रोक दो तो क्या होगा, आपका उदयपुर चलना बंद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पास में रिको इंडस्ट्रीज है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। पूरे उदयपुर के अंदर जो गुड्स आ रहे हैं, कई किसी दुकान पर आपको चिप्स मिल रहे हैं, किसी दुकान पर आपको दैनिक दिनचर्या की चीज़ें मिल रही हैं, वो कहाँ से मिलेंगे भाई, सामान कहीं से सप्लाई होकर आपके पास आ रहा है, तो आप उस मार्गों को रोक दोगे, आपको पूरा, जिस प्रकार उदयपुर NH8 को रोकने से वो रुक सकता है, तो उसी प्रकार इस्तांबुल को रोक दोगे तो यूरोप रुक जाएगा। पर उसको कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार रोका गया किसे, यूरोपियंस को, कि सड़क रोक दी, भाई नहीं हम नहीं जान देंगे तुम्हारा सामान नहीं हो, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा कर दिया। अब ये तारीखें आपको याद रखनी है, 1492, 1498। These are two main dates in the history of world who changes the whole world. These are the dates which influenced the whole world. The colonial period
as we can say that these dates are the mother of colonial period in the world, not only in India. So 1492 से 1498 में क्या हुआ भाई, दो व्यापारी निकले भाई। कैसे भाई, विद्वान तो वो थे ही, अब हमें क्या है, व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। तो अब व्यापार नहीं करेंगे मतलब हमारा जो रसद सामग्री वो नहीं आ रही है और हम चाहते हैं व्यापार करें। तो देखो आप सोचोगे कि यार यूरोपियंस में ऐसा क्या था जो हम में नहीं है। देखो है यूं कि भाई इन लोगों के भाई बहुत ही ठंडे इलाके हैं ये लोग। तो ठंडे इलाके का मतलब समझ लो अब इनके जब 4 से 5 महीने का पीरियड इतना खतरनाक ठंड पड़ती है कि आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो 4 से 5 महीने के समय में ये लोग क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आपका कोरोना काल था, उस समय कई सारे स्टार्टअप्स भारत में आए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान घर में रहा, घर में क्या की, खुराफाती की, पढ़ाई की, मतलब कि कुछ न्यू आइडियाज को जन्म दिया। तो उससे क्या नए स्टार्टअप्स आए। उसी प्रकार, और रही बात इनके पास में किताबों की कमी थी, तो वो फिलोसोफर्स जो यूनान से भागे थे उन्होंने किताबें दे दी। और इसी में आपको जानकारी दूं, अफ्रीका के देश आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर किताब नहीं होती उस जगह का विकास नहीं होता। अफ्रीका के अंदर क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहां पर दीमक है। कोई भी किताब आपके, अगर आप कोई किताब लाओ तो आप उस किताब को 15 से 20 साल भी नहीं चला सकते, क्योंकि दीमक उसको खा के नष्ट कर देगी। तो और ये ठंडे इलाके होने की वजह से दीमक नहीं होती है। 400 साल तक सदाबहार किताबें चलती हैं। तो किसी समाज में परिवर्तन लाना है तो ऐसे ही कह सकते हो कि समाज में परिवर्तन लाने का सबसे वह चीज जो समाज में परिवर्तन ला सकती हो क्या है, आपकी किताब है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1492 में कोलंबस चले भाई, हमें इंडिया की खोज करनी है, पहुंच गए अमेरिका। वहां पर लाल लाल कलर के लोग देखे, इनको कह दिया रेड इंडियंस, जो कि क्या थे, अमेरिका के मूल निवासी थे। भाई हमारे वास्कोडी मामा कहां से निकले, पुर्तगाल से निकले थे और यहां पर पहुंचे। देखो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यार सर पहले तो जहाज चलते थे, मैं मानता हूँ। देखो जहाज पहले लोकली, जैसे इस नदी से उस नदी पहुंच गए, इस नदी से उस पार पहुंच गए। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप क्या करो, इस बड़े बड़े समुद्र में जा सको, क्योंकि जिन लोगों ने समुद्र में जाने का प्रयास किया वो वापस लौटे नहीं। इसलिए वहां के यूरोपियंस में भी क्या था, समुद्रों से डर था। और सबसे मेन चीज के 1498 में आपके कौन, वास्को डी गामा जो है वो निकले भारत की खोज, मतलब अमेरिका की खोज में, भारत की खोज में। और ये क्या कहाँ गए, देखो आप, जैसे आपको पता है इक्वेटर कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। क्या अफ्रीका से 0 डिग्री अफ्रीका से गुजरती है। तो सारे मसाले होते हैं, सारे कॉटन्स, ये ज्यादातर कहाँ उगते हैं, इस साउथ एशियन कंट्रीज में। ये अपन साउथ एशिया में आते हैं, अपने ये कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, ये सब। आप पूछोगे कि सर कोई भी, मतलब जैसे कि आपने अभी कहा कि सर वहाँ जो भी समुद्र में निकल गया वो वापस को भी लौटा नहीं। देखो वापस लौटा नहीं तो फिर इंसान क्या करे। देखो क्रेजी मैन्स मेक्स द हिस्ट्री, मतलब जिसने रिस्क लिया उसे दुनिया जानती है। जैसे कि आप अगर अनिल अंबानी हैं, अडानी हैं, ये भी तो इन्होंने 0 से शुरुआत की है भाई। जैसे कि आप, उन्होंने रिस्क ली जीवन में कि चलो यार एक बार का अपन किसी क्षेत्र में कूद जाते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आज इतने विकसित हो गए। तो उसी प्रकार वो क्रेजी मैन कौन था, वास्को डी गामा, कि जिन्होंने रिस्क ली। रिस्क है तो अब वास्को डी गामा निकले कहां पर, भारत की तरफ। आप पूछोगे कि सर ये भारत की तरफ क्यों गए, पर गए इसलिए गए क्योंकि यूरोप में क्या होता था भाई, ठंड के मौसम में भाई सभी फसलें कोई उगती नहीं थी। तो वहां के लोग क्या करते थे, मांस को क्या करते थे, काट कर अवेर देते थे बर्फ में। तो वो जो गर्म मसाले होते थे जो हमारे भारत के, उसको मिक्स करने से क्या होता था, वो मीट जो होता लंबे समय तक चलता है। एज प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किसका यूज होता था, मसालों का, और खाने में भी होता था। तो इन प्रिजर्वेटिव्स की खोज में ये कहाँ गए, भारत की तरफ गए। तो जैसे ही अफ्रीका में पहुंचे, अफ्रीका में इनको एक बिंदु मिला, कैप ऑफ गुड होप, जहां पर इन्होंने, मतलब यहां पर आके ठहरे। देखो इस कहानी में एक रोचक तथ्य ये भी है कि भाई मैंने आपको बताया कि समुद्र में जाने से डरते थे।
समुद्र में जाने से लोग डरते थे, तो आप यह भी जानते हो हमारे भारत में फिक्स टाइम पर क्या आता है, मानसून आता है, और फिक्स टाइम पर मानसून लौटता है। तो हमारे इंडिया में विदेशियों को आओ साथियों आगे बढ़ो का नारा किसी ने दिया तो हमारे भारत के मानसून ने। तो केप ऑफ गुड होप से जब वास्को डी गामा ये जानते थे भाई मानसून हमारे भारत में होता है, तो इनको क्या है कि हवा ही भारत की तरफ ले जाती थी। और पहली बार यह कहाँ पर उतरा, कालीकट बंदरगाह पर। वहाँ पर उसने मसाले खरीदे। यहाँ मतलब इस कहानी में यूँ भी कहा जाता है कि भाई उनके क्या है कि जो अनाज वो लेके निकले थे यूरोप से, तो वो उनके साथ जितने सारे साथी थे, कई सारे साथी भाई ये ठंडे इलाके के लोग हैं, ये हमारे यहाँ की गर्मी, हमारे यहाँ के वातावरण को झेल नहीं पाते थे। तो डायरिया, उल्टी दस्त, इस प्रकार की बीमारियों से इनके जो जहाज में लोग थे उन सब में से कहीं डेथ हो गई। लेकिन फिर भी वास्को डी गामा ने क्या है, मतलब हिम्मत नहीं हारी। और ऐसा भी कहते हैं कि उनका जो अनाज था वो चूहे खा गए। अभी चूहे अनाज खा गए तो आप चूहों को खा जाओ। तो उसी प्रकार ये लोग चूहे तक खाते हुए कहाँ पहुंचे, भारत में। तो किसकी सहायता से, मॉनसून की हवाओं से। तो जब कालीकट बंदरगाह पे उतरे तो उन्होंने वहाँ के लोकल राजा से परमिशन ली, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया, परमिशन दी और मसाले वहाँ से खरीदे और वापस कहाँ पे आए, यूरोप में। तो भाई कहने का मतलब एक आदमी ने रास्ता बता दिया, भाई उस रास्ते से हमें जाना है, कि उस रास्ते से हमें इंडिया मिलता है। भारत में पहला कॉलोनी जिसने बसाई वो कौन थे, पुर्तगाली, वही वास्को डी गामा के बच्चे। तो 1490 मतलब जो आपके वास्को डी गामा आया भारत में, उसने क्या किया कैलिकट के अंदर, उस वक्त कहते हैं 60% मतलब 60 गुना प्रॉफिट लिया था, मतलब उन मसालों को यूरोप में बेच के। तो ये सभी खिलाड़ी कहाँ पहुंचे, भारत में पुर्तगाली पहुंचे। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में एक लाइन कही थी कि हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस द वर्ल्ड एंड हाउ टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स विथ आवर हिस्ट्री। तो जहाज, मानसून की हवाएं फिक्स समय पर तो भारत में आती हैं और फिक्स समय पर लौटकर वापस जाती हैं। तो ये क्या है कि भारत में से अपनी बारिश कब शुरू होती है, भाई अपन कहते हैं कि सर हमारे क्या बोलते हैं केरला में बारिश आ गई है, महाराष्ट्र में आ रही है, फिर हमारे राजस्थान में बढ़ रही है। इसी प्रकार मानसून क्या है, इन हवाएं जो फिक्स डायरेक्शन में चलती हैं, ये इन फिक्स डायरेक्शन मतलब फिक्स समय में आते थे, कुछ समय भारत में रहते थे और वापस लौट जाते थे। तो अपन ने क्या तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे कि जब तक तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था विश्व में, तब तक दुनिया पर कौन काबिज रहा, मुसलमान देश, ओटोमन साम्राज्य। ऐसा कहते हैं कि भाई ओटोमन साम्राज्य के पास में जो तलवारें थी वो हमारे कहाँ से आती थी, इंडिया से। जैसे आपने वुड्स स्टील का नाम सुना होगा, टिप्पू सुल्तान की तलवार वुड्स स्टील से बनी थी। आप पूछोगे सर स्टील सुना है, स्टेनलेस स्टील सुना है, वुड्स स्टील कहीं बोला। देखो वुड्स स्टील हमारे जब अंग्रेजों का राज था तब हमारे फिक्स, जैसे कि हमारे भारत के कारीगर थे, जिन कारीगरों के पास में वो कला थी कि वो क्या कर सकते थे, स्टील को बना सकते थे। तो एक विदेशी वैज्ञानिक हमारे भारत में लगभग कितने 4 साल तक उसने उस चीज़ को सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह वुड्स स्टील तो ना बना पाया, लेकिन आज जो स्टेनलेस स्टील आप और हम वापरते हैं वो उसने बना दिया। तो क्या था वही वुड्स स्टील, तो वुड्स स्टील की बनाने की कला ये थी कि आपका लोहा, कार्बन और लाइमस्टोन, इसको फिक्स क्वांटिटी में मटकों के अंदर भरा जाता था और उसे एक फिक्स वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दिया जाता, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया घटाया घटाया बढ़ाया। अब ये क्या है, वो लोकल से जानते थे और इसको अंग्रेजों ने सीखने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। तो वुड्स स्टील की तलवारें जो होती थी वह इतनी मजबूत होती थी कि आप क्या बोलते हैं उसको, बख्तरबंद पहन लो, मतलब बख्तरबंद का मतलब आर्मर, युद्ध में लड़ने के लिए राजा महाराजा सैनिक आर्मर पहनते थे। तो वुड्स स्टील की तलवार इतनी ताकतवर थी, आर्मर पर मार दो तो उसकी आर्मर को काट कर भी आदमी को मार देती थी। तो इसका कारण यह था, और लंबे समय तो उस पर जंग नहीं लगता, जंग तो लगता ही नहीं था उस तलवार पे। और उस पे क्या होते थे, ऐसे वाटर, पानी की लहरों जैसे निशान रहते थे इस तलवार पर, क्या इस प्रकार के। ये था हमारा भारतीय विज्ञान। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी ने क्या किया, वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। तो सबसे पहला नाम आता है आपका वुड्स स्टील।
वुड स्टील। तो ये वुड स्टील की तलवारें 1857 तक चलन में थी। तो 1857 में जिन जिन तलवारों से भालों से युद्ध लड़ा गया, तो उसके लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक मशीन बनाई कि इन तलवारों को तोड़ दो। आपको पता है मशीन लोहे की थी, मशीन टूट गई लेकिन तलवारें नहीं टूटी। उस चीज का नाम है वुड स्टील। तो ये ड्रैगर्स और ये तलवारों का यूज करते थे आपके कौन, इंपोर्ट होती थी इंडिया से ओटोमन साम्राज्य के लोग। तो इन ओटोमन साम्राज्य ने क्या किया, दुनिया में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि विधि नहीं कहते, फ्रांस तक, यहाँ तक कि यूरोप के कई कंट्रीज तक इन्होंने अपना दबदबा रखा। लेकिन अब देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज बड़ा है वो कल छोटा हो जाएगा, और जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा। मेरी गहराई का अंदाजा मत लगाना मेरे दोस्त, मेरी गहराई का अंदाजा मत लगाना मेरे दोस्त, न जाने कब बूंद से समंदर हो जाऊं। हाँ, तो हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। फिर आपको पता है कि भाई तुर्क से निकला एक आतंककारी, मतलब आक्रांता, जिसका नाम था कौन, बाबर। क्या था उसके पास में, तोप। किससे लड़ा, इब्राहिम लोदी से। तो वापस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने यहाँ वुड स्टील का नाम लिया, अब दूसरा नाम लगता है कैनन। कैनन का मतलब तोप, गन, बंदूकें। इससे दुनिया में परिवर्तन आया। तो जब पहली बार बाबर ने भारत में तोप उतारी, 1 लाख की सेना इब्राहिम लोदी के पास में, और चंद होंगे 30,000 विदिन 20,000 सैनिक किसके पास में, बाबर के पास में। तो युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो बाबर विजय हुआ। उसके बाद में 1527 में हमारे राजपूताना के आन बान शान राणा सांगा पूरे राजपूताना को एक करके युद्ध लड़ा, किससे, बाबर से। लेकिन वही तोपों ने क्या किया, उनके हरा दिया। तो अब भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटर किया, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई तोपे, बंदूकें, उन्होंने क्या किया, इस हिस्ट्री को बदला। अब बंदूकों के बाद में किस चीज़ की खोज हुई भाई, आप जैसे हम जानते हैं कि जहाज की खोज हुई। जहाज से क्या हुआ, वर्ल्ड व्यापार बढ़ा। और किसकी, जैसे जैसे खोजें बढ़ी, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम सुनते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कहाँ पर, यूरोप में, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड को क्या बना दिया, वर्ल्ड पावर बना दिया। किसने, उसकी इकोनॉमी ने। क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या होती है, जैसे कि आप और हम, कोई जिसमें आपको छोटा मोटा, जैसे कि आपको अगर एग्जांपल दूं तो कपड़ा बनाना है, तो आपको अपने भारत में क्या चलता था, बुनकर लोग कपड़ा बनाते थे। एक इंसान कितना कपड़ा बना लेगा भाई, इंसान हाथ छोटे मोटे औजारों का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा कपड़ा नहीं बना सकता। तो जैसे ही स्पिनिंग जेनी की खोज हुई, कहाँ पर, यूरोप में, तो थोक में कपड़े बनते थे। तो वो क्या, थोक में बनते थे, तो उससे क्या है, सस्ता पड़ता था। तो यूरोप की इकोनॉमी ने बूस्ट किया। देखो, जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है, वैसे वैसे एम्पायर बूस्ट होता है। मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ती है किसी देश की, ऐसे ऐसे वो उसका साम्राज्य बढ़ता है। जैसे आज अपन चाइना को कहते हैं, चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो वो क्या है, धीरे धीरे चाइना एम्पायर बनता जा रहा है, धीरे धीरे अपनी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है अपने इंडिया के। वो बात अलग है, हम इंडियंस इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन इससे हमने ये तो सीखा कि चाइना ने जिस प्रकार अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया था, और इकोनॉमी पर ध्यान देकर उसने अपने आप को एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो उसी प्रकार हिस्ट्री में यूरोपियन कंट्रीज ने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, उनके पास में क्या है, आय बढ़ी, तो इन्होंने अपना कॉलोनियल विस्तार किया। लेकिन एक वर्ड है जिसको कहते हैं कि क्राइसिस इन सोसाइटी इज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पर्सन टू राइज। तो समाज में जब दिक्कत आती है, जैसे हमारे भारत में क्या दिक्कत थी भाई, भारत में दिक्कत थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो क्राइसिस इन सोसाइटी, जब लोगों को तकलीफें, दुख होता है, मतलब विदेशी राज से, तो क्राइसिस इन सोसाइटी
इज अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन टू राइज। तो जब क्राइसिस आया सोसाइटी में, हमारे भारत के अंदर क्राइसिस क्या, भाई अंग्रेज सबसे बड़े क्राइसिस थे, तो क्राइसिस का मतलब इन्होंने हमारा शोषण किया, मतलब समस्या आई हमारे भारत में। तो वह एक मौका है टैलेंटेड पर्सन्स को आगे बढ़ने के लिए। वो टैलेंटेड पर्सन कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे पूजनीय वीर सावरकर। आज के लिए इतना ही। एक पॉजिटिव नोट के साथ में आपको विदा करते हैं। निकल पड़ो अपनी मंजिल की ओर, चलना तो रास्ते ही सिखा देते। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।